हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी की बुक 6th क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमें यहाँ समझना ये है कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं और अर्थ क्या है और अर्थ सोलर सिस्टम से किस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, रात में जब आप स्काई की तरफ देखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, शाइनी ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई में नज़र आएंगे और दिन के समय भी हम आपको सन नज़र आता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको रात में नज़र आते हैं या दिन में नज़र आते हैं, ये कुल में जैसे कि स्टार्स हैं, मून है, सन है, ये सब मिला के हम सोलर सिस्टम का इन्हें पार्ट कहते हैं। अब सोलर सिस्टम एग्जैक्टली क्या है उसे आगे हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं फुल मून एंड न्यू मून। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम आसमान में देखते हैं कि मून हमें फुल बिल्कुल गोल पूरा नज़र आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मून बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो जिस दिन मून हमें पूरा नज़र आता है उसको हम कहते हैं फुल मून, और जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। और वो दिन जिस दिन हमें मून बिल्कुल नज़र नहीं आता उसको हम कहते हैं न्यू मून, या फिर हम उसको हिंदी में कहेंगे अमावस्या। अमावस्या, ठीक है। तो इसके बीच में फुल मून और न्यू मून के बीच में मून की अलग अलग फेजेस होती हैं। न्यू मून के बाद मून बढ़ना शुरू होता है फुल मून की तरफ। इस दिन न्यू मून के दिन मून हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, उसके बाद वो हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसके बाद थोड़ा साइज़ और बढ़ेगा और फिर थोड़ा साइज़ और बढ़ेगा और फाइनली जाके न्यू मून के डे ये फुल मून हमारे सामने नज़र आएगा। फिर फुल मून होने के बाद वापस ये बढ़ता है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए न्यू मून की तरफ। इसका साइज़ पहले थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर बहुत कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा और फाइनली हमें ये नज़र नहीं आएगा। तो ये जो साइकिल है 15 डेज़ की होती है। न्यू मून से फुल मून जाने में 15 डेज़ लगते हैं और फुल मून से वापस न्यू मून आने में ऑलमोस्ट 15 डेज़ लगते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो मंथ में कंप्लीट होता है। और इसके बीच के जो हमें फेजेस नज़र आ रहे हैं मून को, उसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून, यानी मून के साइज़ में चेंज आना, चाहे वो कम से ज़्यादा की तरफ जाना या ज़्यादा से कम की तरफ जाना, इसको हम कहेंगे फेजेस ऑफ मून। और ये फेजेस कंप्लीट होते हैं और पूरे 1 मंथ में। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में नज़र आते हैं जैसे कि सन, मून या दूसरे जैसे कि स्टार्स हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम आसमान में देख पाते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं खगोलीय पिंड। यानी वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ की सरफेस के बाहर हमें नज़र आते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, वो बॉडीज़ कहलाती हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या खगोलीय पिंड। इनमें से एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो हमने मून पढ़ लिया, और दूसरा है स्टार। स्टार गैशियस बॉडीज़ होती हैं, यानी गैस से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी हॉट होती है और इनके पास खुद की लाइट होती है और हीट होती है, और इस वजह से स्टार्स हमें शाइनी नज़र आते हैं। क्योंकि इनके पास खुद की लाइट है तो ये चमकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। और हमेशा याद रखना, सन भी एक स्टार ही है, यानी सन भी अलग अलग गैसेस से मिलकर बना हुआ है, काफ़ी गर्म है, हॉट है, और ये लाइट है इसकी, इसीलिए हमें ये चमकता हुआ नज़र आता है। अब देखो, रात में हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं, बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, सारे शाइनी होते हैं, पर इनका साइज़ हमें बहुत छोटा नज़र आता है। अगर सन का साइज़ हमें ये नज़र आता है तो स्टार्स का साइज़ हमें ये नज़र आता है। इसका रीज़न ये है कि जो सन है ये भी स्टार है, और स्टार तो स्टार ऑब्वियस सी बात है ही, पर सन अर्थ के
थोड़ा क्लोज़ है, जबकि ये स्टार जो हैं वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से स्टार्स हमें छोटे नज़र आते हैं। जैसे कि कोई एरोप्लेन है, जब हमारे सामने खड़ा है तो वो हमें बड़ा नज़र आता है, और जब वो फ्लाई कर रहा होता है, हमसे काफ़ी दूर होता है, तो हमें वो छोटा नज़र आता है। सेम ऐसे ही स्टार्स भी बहुत दूर होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टलेशन। देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, स्काई में कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो ग्रुप्स में हमें नज़र आते हैं, और उन ग्रुप्स को ही हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, या फिर हम कहेंगे नक्षत्र मंडल। कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र मंडल, यानी स्टार्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और उस ग्रुप में वो अलग अलग शेप्स में नज़र आते हैं। उन शेप्स कोई हमें चेयर की तरह नज़र आएगा, कोई हमें स्पून की तरह नज़र आएगा। तो ये जो ग्रुप बनाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको ही हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, या फिर हिंदी में कहेंगे नक्षत्र मंडल। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, जिसको हम कहते हैं, देखो एक स्टार यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कुल मिला के 7 स्टार्स है जो ऑलमोस्ट एक स्पून की शेप को बनाते हैं। इसको कहते हैं सप्त ऋषि, हिंदी में कहते हैं सप्त ऋषि। ओके, और इंग्लिश में हम कहते हैं स्मॉल बियर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल बियर और हिंदी में कहेंगे सप्त ऋषि। इसकी एक पहचान ये होती है, देखो ये जो इसके 7 स्टार्स हैं, इसके लास्ट 2 स्टार्स के बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो यहाँ होता है नॉर्थ पोल, यानी इसके बिल्कुल सामने जो हमें स्टार नज़र आएगा वो नॉर्थ पोल स्टार है, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा। और इसकी पहचान ये होती है कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, हमेशा ये नॉर्थ में होता है और काफ़ी ज़्यादा शाइनी एंड ब्राइट होता है। तो इस स्टार को देखकर हम पता कर सकते हैं कि नॉर्थ स्टार कहाँ पे है और नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है। और नॉर्थ स्टार को पहचानने के लिए हम यही करेंगे कि ये जो स्मॉल बियर यानी कि सप्तऋषि है, इसके लास्ट 2 स्टार्स को हम देखेंगे, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन में हमें ये नॉर्थ स्टार नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो हैं प्लैनेट्स। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हमने देखा है बीच में है सन, उसके बाद, अच्छा मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू, देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हम समझेंगे। देखो यहाँ पे है सन, सन के अराउंड हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, देन फोर्थ ऑब्जेक्ट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हमें यहाँ पे 5 ही दिखा रखे हैं। बाकी तो पहला प्लैनेट जो कि सन से सबसे पास में है वो है मरकरी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बुध। सेकंड है वीनस, जिसको हम कहेंगे शुक्र। थर्ड है अर्थ, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पृथ्वी। फोर्थ इज़ मार्स, जिसको हम कहेंगे मंगल। फिफ्थ इज़ जुपिटर, जिसको हम कहेंगे बृहस्पति। इसके बाद होता है सैटर्न, जिसको हम कहते हैं शनि। उसके बाद है यूरेनस, जिसको हम कहेंगे हिंदी में अरुण, और उसके बाद है नेपच्यून, जिसको हम कहेंगे वरुण। तो ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि फ़िलहाल हमारे सोलर सिस्टम में हैं। तो ये 8 वो प्लैनेट्स हैं जो कि करेंटली हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। इसमें से सबसे पास है यानी सन के नियरेस्ट है मरकरी, दैट इज़ बुध, और सबसे लास्ट यानी सबसे ज़्यादा दूर जो है वो है नेपच्यून, जिसको हम कहेंगे वरुण। तो ये है, और देखो यहाँ पे आपको एक बेल्ट नज़र आ रही है वाइट कलर की, इसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, इनके बीच में एक बेल्ट है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। अब ये एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं हम इसको आगे पढ़ेंगे और उस वक्त मैं समझाऊंगी कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। द सन, सन जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर, हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल पार्ट है सोलर सिस्टम का।
ओके और इस सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट्स और जो उनके सैटेलाइट्स हैं वो सारे मूव करते हैं। सन हमने पहले ही देखा था कि गैस से बना हुआ है, काफ़ी हॉट है और इसकी खुद की अपनी लाइट है, और ये सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट हम कह सकते हैं इसे। ओके, द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड एनर्जी फॉर द सोलर सिस्टम, यानी अर्थ पे हम जितनी भी लाइट रिसीव कर रहे हैं, जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो सन ही है। सेम ऐसे ही बाकी सभी प्लैनेट्स पे जो हीट और लाइट पहुंचती है, जो एनर्जी उन प्लैनेट्स को मिलती है, वो हमेशा सन से आती है। बट दैट tremendous heat is not felt so by us because despite being our nearest star, देखो हम अर्थ पे सनलाइट तो आती है पर वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि उसके हमारी बॉडी पे एडवर्स इफ़ेक्ट्स आए, मतलब हमें हीट बहुत ज़्यादा ऐसी फील नहीं होती कि हम बर्निंग सेंसेशन फील करें। वो इसलिए होता है क्योंकि सन बड़ा है, हॉट है और इसमें खुद की लाइट है, पर अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते यहाँ आती है तो वो काफ़ी कम बचती है, यानी हीट जो अर्थ पे रिसीव होती है वो उतनी ही अमाउंट में रिसीव होती है जितना कि एडिक्वेट होता है अर्थ के लिए, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट यहाँ पे नहीं आती है। लेकिन अगर मान लो अर्थ यहाँ ना होके इसके पास में यहाँ पे कहीं होती अर्थ, तो उस वक्त हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसीव होती अर्थ पे और फिर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वीनस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। वीनस अर्थ के कंपैरिजन में सन से पास में है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, वीनस है या फिर ये मरकरी है, ये दोनों ही सन से काफ़ी पास में हैं और इसलिए इन दोनों ही प्लैनेट्स पे जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिसीव होती है और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो पहला हो गया सन जो सोलर सिस्टम का सेंटर है, और इस सोलर सिस्टम के सेंटर के चारों ओर उसके अराउंड कुछ बॉडी मूव करती हैं, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। जो अभी हमने पढ़ा ये 8 प्लैनेट्स हैं जो इनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। कौन कौन सी है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी को हम हिंदी में कहते हैं बुध, वीनस को कहते हैं शुक्र, अर्थ को कहते हैं पृथ्वी, मार्स को कहेंगे मंगल, जुपिटर को कहेंगे बृहस्पति, सैटर्न को हम कहेंगे शनि, यूरेनस को हम कहेंगे अरुण और नेपच्यून को हम कहेंगे वरुण। तो ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और इन्होंने एक इजी वे बता रखा है कि इसको याद करने का क्या तरीका है। आप याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखो ये सन है और इसके अराउंड अगर मान लो ये एक प्लैनेट है अर्थ और ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमेशा अर्थ सिर्फ और सिर्फ इसी पाथ पर मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि अर्थ कभी इधर चली जाएगी या कभी इधर मूव करेगी या इसके बाहर चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हमेशा अर्थ का एक फ़िक्स पाथ है और उसी पाथ पे अर्थ हमेशा रिवॉल्व करेगी। और ये जो सन के अराउंड जो अर्थ या किसी दूसरे प्लैनेट का जो फिक्स पाथ है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स, यानी सन के अराउंड हर प्लैनेट का एक फ़िक्स पाथ होता है, उसे ही हम कहते हैं ऑर्बिट, या हिंदी में इसे हम कहते हैं कक्ष। यानी ऑर्बिट्स या कक्ष वो पाथ हैं जिसमें प्लैनेट्स हमेशा रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर उसके अराउंड। अब यहाँ पे देखो वीनस को बताया गया है इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, यानी शुक्र ग्रह जो है उसे पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज़ और शेप जो है वो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यानी साइज़ और शेप में कंपेयर करें तो अर्थ और जो वीनस है यानी कि पृथ्वी और शुक्र काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और इसीलिए इसको अर्थ्स ट्विन भी कहते हैं। अब देखो 2016 के पहले ये माना जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, यानी 8 जो हमने पढ़े वो तो है, उसके अलावा एक और प्लैनेट उस वक्त माना जाता था जो कि था प्लूटो। पर 2006 के अराउंड ये देखा गया कि प्लूटो वो सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है जो एक प्लैनेट को फुलफ़िल करनी चाहिए। यानी बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उसमें और प्लूटो में कुछ डिफरेंस थे, इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया
और इसका नया नाम दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको हम कहते हैं बौना ग्रह। यानी ये प्लैनेट ना होकर अब इसको एक नई कैटेगरी में रख दिया गया, जो कि है ड्वार्फ प्लैनेट्स या बौना ग्रह। तो यानी 2006 के पहले टोटल 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, पर उसके बाद अब 8 प्लैनेट ही हैं। और ये कौन सी बॉडी है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट नहीं है, और प्लैनेट्स होने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो उसके लिए जो बॉडी है वो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। तो ये वो बॉडी है जो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और उनका क्या क्राइटेरिया होगा। तो प्लैनेट में यहाँ पे हम फर्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, जो कि है अर्थ। अर्थ अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, इसमें एयर प्रेजेंट है, और वो सारी कंडीशन प्रेजेंट हैं जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जैसे एयर से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, दूसरे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हों। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग मैकेनिज्म अलग होता है। फिर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है जो लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेवरेबल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर, हीट, इन सब का जितना अमाउंट होना चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को संभव बनाने के लिए, उतना अर्थ पे अवेलेबल है, और इसी कारण से लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हो पाती है। ओके, नेक्स्ट इज अर्थ को ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इसका क्या रीज़न है? अर्थ पे वाटर है, हम जानते हैं इस पूरे अर्थ पे 30%, ऑलमोस्ट 30% लैंड है यानी ज़मीन का हिस्सा है, और 70% के अराउंड वाटर है यानी कि पानी है। तो अब 70% वाटर होने की वजह से अगर अर्थ को स्पेस से देखा जाए तो ये ब्लू कलर का नज़र आता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्लू प्लैनेट। ब्लू कलर का नज़र आने की वजह से अर्थ का नाम रखा गया है ब्लू प्लैनेट। तो नेक्स्ट हमें जो प्लैनेट पढ़ना है वो है, नेक्स्ट हमें अर्थ का एक ऐसा पार्ट पढ़ना है जो अर्थ से जुड़ा हुआ है पर अर्थ पर नहीं है, जो कि है मून। हम हमेशा जानते हैं कि अर्थ पे हम हैं, रात के समय हमें मून अक्सर दिखाई देता है, जहाँ पे भी है पूरे अर्थ पे हमें मून दिखाई देगा। तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है अर्थ। ठीक है, ये है हमारा सन, और सन के अराउंड एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है जिसको हम कह रहे हैं अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ यानी अर्थ के अराउंड भी एक बॉडी मूव करती है। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सेम ऐसे ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। समझ में आया? सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाली जितनी भी बॉडी हैं उनको हम कह रहे हैं प्लैनेट्स, और इन प्लैनेट के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व करती है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। ओके, तो यानी मून क्या है? मून अर्थ का सैटेलाइट है, और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है, ऑलमोस्ट 1/4 हम कह सकते हैं इसका डायमीटर है अर्थ के कंपैरिजन में, और ये अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे, यानी अर्थ से हम कह सकते हैं कि नियरेस्ट जो बॉडी है वो है मून। इसके अलावा देखो, हमने अभी देखा कि अगर ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। ठीक है, मान लो ये मून है, तो इसके साथ ये भी करता है कि अपने ये एक्सिस पे भी मूव करता रहता है, यानी वो आगे भी जाएगा और यहाँ पे भी रिवॉल्व करेगा, फिर आगे जाएगा, यहाँ पे भी रिवॉल्व करेगा। तो मून का अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है वो है 27 डेज़, और अपने एक्सिस पे कंप्लीट रिवॉल्व होने का भी टाइम इसका है 27 डेज़, यानी वो जितने टाइम में पूरा अर्थ के अराउंड मूव करता है उतने ही टाइम में वो एक बार स्पिन भी करता है। एज अ रिज़ल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और इसी रीज़न से मून की सिर्फ एक साइड हमें विजिबल होती है और दूसरी साइड हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। तो ये हमने पढ़ा मून के बारे में,
और मून के फेजेस वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक और चीज़, मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि मून पे ना तो एयर है ना वहाँ पे वाटर है, और उसका टेम्परेचर भी डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो मून पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है, यानी लाइफ के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं वो मून में अवेलेबल नहीं है। अब हमने पढ़ा मून जो कि एक सैटेलाइट है अर्थ का, पर मून नेचुरली सैटेलाइट है, यानी नेचुरली हमें अवेलेबल था ये पहले से ही, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट। पर कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स होते हैं जो ह्यूमन बनाते हैं और फिर उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाते हैं, तो उनको हम कहेंगे मैन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि है इनसेट है, IRS है, एडुसेट है। तो ये सारे वो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखो, हमें पढ़ना है एस्टेरॉइड्स के बारे में। मैंने ऊपर बताया था कि एस्टेरॉइड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स को हिंदी में हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी छोटे छोटे, क्षुद्र का मतलब होता है छोटे छोटे से ग्रह। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। देखो, ये माना जाता है, पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से पार्ट्स, ये वाले, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट, ये क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं। और ये माना जाता है कि कभी बहुत टाइम पहले कोई प्लैनेट होगा जो टूट गया होगा, बिखर गया होगा, उसके टूटने की वजह से, ब्रेक होने की वजह से वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगा होगा। उसको ही हम आज कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी जो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट है, छोटे 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 से रॉक्स के ये पार्ट कह सकते हैं। वो कैसे बने हैं, वो किसी प्लैनेट के ब्रेक होने से, डिस्ट्रॉय होने से, उसके टूटने से बने हैं, ठीक है। और इनको ही हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो अब यहाँ पे ये रहे, तो इनके कहाँ पे मिलते हैं, अभी हमने देखा मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। एंड कैसे बने हैं, ये किसी प्लैनेट के एक्सप्लोड होने से, उसके टूटने से बने हैं। ये पॉसिबिलिटी ऐसी एक कही जाती है कि ऐसे ये प्लैनेट्स बने हैं, यानी ये एस्टेरॉइड्स इस तरह से बने हैं। और सेम इनका कंपोजिशन वही है जो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स का है, ये भी रॉक से ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज़ मीटेरॉइड्स। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि कोई मीटेरॉइड है जो अर्थ से टकराने वाला है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उल्का पिंड। तो कोई उल्का पिंड या मीटेरॉइड अर्थ से टकराने वाला है, ऐसी खबरें आपने कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज़ साइट्स पे पढ़ी होंगी। तो ये क्या होते हैं, देखो, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। सन के अराउंड कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से रॉक्स के टुकड़े हैं जो मूव करते रहते हैं और उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा था कि सभी प्लैनेट्स का एक फ़िक्स पाथ होता है, पर एस्टेरॉइड्स का कोई फ़िक्स पाथ नहीं होता है, और इसीलिए वो हर जगह अलग अलग पाथ में मूव करते रहते हैं। किसी भी पाथ में कहीं पे भी ये जा सकते हैं। कभी ये अर्थ से टकरा सकते हैं, मतलब अर्थ पे आके गिर सकते हैं, या कहीं और भी जाके किसी दूसरे प्लैनेट पे गिर सकते हैं। तो होता क्या है, इनका साइज़ बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और ऐसा अक्सर देखा गया है, कभी कभी जब एस्टेरॉइड्स अर्थ पे आते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में, जैसे कि ये अर्थ है और इसके अराउंड एयर का पूरा एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हिंदी में जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। तो हमारे वायुमंडल में जब वो प्रवेश करता है, एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो इस एटमॉस्फेयर और मीटेरॉइड में एक फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न कर जाता है और इसके एशेस जो हैं वो हमें कहीं कहीं पे अर्थ पे मिल सकते हैं, या कभी कभी ये पूरा का पूरा एस्टेरॉइड भी अर्थ पे आ जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा होल कर देता है। डिपेंड करता है एस्टेरॉइड के साइज़ पे। तो एस्टेरॉइड्स
जो अर्थ पे हमें मिल जाते हैं कभी कभी, वो हेल्प करते हैं हमें इस यूनिवर्स के बारे में और जानने में। उनकी स्टडी से पता चलता है कि उनका क्या कंपोजिशन है, उनका एग्जैक्टली क्या वो अर्थ के जैसे ही हैं या डिफरेंट है। तो इस तरह से मीटेरॉइड्स हमारी हेल्प करते हैं इस यूनिवर्स को और ज़्यादा जानने में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गैलेक्सी और यूनिवर्स क्या होता है, उसको हम यहाँ से समझते हैं। देखो, पहले है प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स। ये सारे किसका पार्ट है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। बीच में है सन और इसके अराउंड प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसे ही जब कई सारे, जैसे एक सोलर सिस्टम यहाँ पे है, एक सोलर सिस्टम मान लो यहाँ पे है, एक सोलर सिस्टम यहाँ पे है, ऐसे जब कई सारे सोलर सिस्टम मिल जाते हैं तब उनको हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, जब कई सारे सोलर सिस्टम मिल जाते हैं तब वो बन जाते हैं गैलेक्सी का पार्ट। यानी एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं, और सेम ऐसे ही जब कई सारी गैलेक्सीज मिल जाती हैं तब उसको हम कहते हैं यूनिवर्स। समझ में आया? देखो, पहले है यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स का जो इस पूरे जो हम आसपास देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं वो पूरा होता है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को अगर कई छोटे छोटे टुकड़ों में, कोई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो है गैलेक्सी, यानी यूनिवर्स से छोटी हैं गैलेक्सी। अब गैलेक्सी के भी सब पार्ट्स कर दिए जाएं तो बन जाएंगे सोलर सिस्टम। ठीक है, और सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स और बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट अगर हम इन चारों में देखें तो प्लैनेट स्मॉलेस्ट पार्ट है। प्लैनेट्स और बाकी सब चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम बनाती हैं, कई सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनाएंगे और कई सारे गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आप नेम देख रहे होंगे, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है, यानी जिस सोलर सिस्टम का पार्ट हम हैं, यानी हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम रखा गया है मिल्की वे गैलेक्सी, या जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट, और हमने यूनिवर्स को मोटे तौर पर क्या सोलर सिस्टम है, उसके क्या पार्ट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आप इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।